हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एंटीटसिव। ठीक है, अगर हम बात करें एंटीटसिव की तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, दिस इज सेंट्रल कफ सप्रेशन। ठीक है, सेंट्रल कफ सप्रेशन, कफ को सप्रेस कर रहे हैं ना। थोड़ा सा समझ लीजिए कि एंटीटसिव कहाँ काम करते हैं। देखो, इसके नाम से आपको लग रहा होगा सेंट्रल कफ सप्रेसेंट, मतलब जो हमारे ब्रेन में कफ सेंटर है उनको सप्रेस करते हैं और उनका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो इनका बेसिक मैकेनिज्म है। भाई कफ क्या होता है? कफ एक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे मान लो कोई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, वो इंटर कर गया ना, इरिटेंट कोई इंटर कर गया, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, कोई मेडिसिन होती हैं जो कफ को प्रोड्यूस करती हैं, लाइक आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऐसी बहुत सारी ड्रग हैं जो कफ को बढ़ावा देती हैं, प्रमोट करती हैं। तो जो आपके एंटीटसिव हैं, जो ब्रेन में आपके कफ सेंटर्स हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके डिटेल से। दीज आर ड्रग दैट एक्ट ऑन सीएनएस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल लेवल पे एक्शन करते हैं। ठीक है, लिटिल बिट पेरिफेरल आल्सो, एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। कफ सेंटर हमारे कहाँ है? ब्रेन में है, अभी डिस्कस करेंगे। और पेरिफेरली इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन डिक्रीज टसल इंपल्सेस, जो कफ के इंपल्सेस हैं, टसल इंपल्सेस हैं, उनको कम करता है, जिससे जो हमारा कफ का है वो फीलिंग ना पाए। तो हमारे दोनों जगह काम कर रहे हैं, एक तो सेंट्रली एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मैकेनिज्म है एग्जैक्टली उसको सेंट्रली ही माना जाता है। पेरिफेरल एक्शन इनका थोड़ा सा कम है, लीस्ट है। ठीक है, अब देखो, एंटीटसिव शुड बी ओनली यूज्ड फॉर इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, मतलब जो ड्राई कफ है हमें केवल उसी केस में यूज करना है हमें एंटीटसिव को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स बाय डायरेक्टली सप्रेसिंग दी कफ सेंटर इन मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगाटा में हमारे कफ सेंटर होते हैं, वहां पे ब्लॉक कर देता है एंटीटसिव। एंड यूजफुल इन सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ ड्राई इरिटेशन कफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो जो एंटीटसिव है वो ड्राई कफ में यूज होंगे। कहां पे काम करेंगे? ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा, जहां पे हमारा कफ सेंटर है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देंगे या फिर उनको ब्लॉक कर देंगे, जिससे हमें कफ की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब बात करें भाई एंटीटसिव के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब देखो मेजर 3 क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो आपको ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स एंड अदर्स। तो अगर ओपियोइड्स की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कोडीन। कोडीन इज ए वेल नोन एंटीटसिव। ठीक है, पहला आपका कोडीन है, दूसरा आपका है फोल कोडीन, और जो हमारा थर्ड है इथाइल मॉर्फिन। ठीक है, कोडीन, फोल कोडीन, इथाइल मॉर्फिन। नॉन ओपियोइड्स हमारा क्या है? नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। ठीक है, नोस्कैपिन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। अदर्स में है सॉल्बुटामॉल, लेकोराइस। देखो अदर्स का जो केस है इसमें बहुत सारी और ड्रग है। अगर हम बात करें स्पेशली सॉल्बुटामॉल की, तो सॉल्बुटामॉल हमारी क्या है? ये ब्रोंको डायलेटर है और अस्थमा में यूज करते थे हम लोग। ठीक है, अगर हम बात करें लेकोराइस, तो लेकोराइस को हम बोलते हैं मुलेठी, आपने सुना होगा। ग्लेसरिजा ग्लेब्रा बोटेनिकल नेम है। इसके अंदर एक केमिकल होता है ग्लिसरीजिन। ग्लिसरीजिन एक केमिकल होता है जिसकी वजह से एंटीटसिव बोला गया है। अभी डिस्कस करेंगे, आपके मन में थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि लेकोराइस भाई प्लांट है, प्लांट तुम्हारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, तो ये एंटीटसिव कैसे है? तो अभी डिस्कस करेंगे डिटेल से लेकोराइस एंटीटसिव की तरह कैसे काम करती है। क्लियर? अब बात करें भाई, थोड़ा सा डिस्कस कर ले कोडीन के बारे में। तो कोडीन इज ए ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम अल्कोलाइड्स। अफीम का पौधा आपने सुना होगा, पॉपेबर सोमनीफेरम। सिडेटिव मतलब निद्राकारी है, नींद को लाती है। स्टैंडर्ड एंटीटसिव है ये। कोडीन इज ए वेल नोन स्टैंडर्ड एंटीटसिव। अब मेजर इसकी प्रॉब्लम क्या है? एडवर्स रिएक्शन, कॉन्स्टिपेशन एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। जब भी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो आपकी बॉडी में CO2 रिटेंशन हो जाएगा। CO2 रिटेंशन होगा तो क्या होगा? आपका डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी CO2 रिटेंशन होता है, ऑक्सीजन आपकी डिक्लाइन होने लगती है और कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है, रिस्पिरेटरी सप्रेशन डिप्रेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अस्थमा के पेशेंट को नहीं देना होता है। अगर आपने अस्थमा के पेशेंट को कोडीन दे दिया तो आपका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ब्रोंकोस्पाज्म।
क्या होगा, ब्रांकोस्पाज्म, मतलब बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, सीवियरिटी बढ़ जाएगी अस्थमैटिक पेशेंट को। अब जो सेकंड हमारे पास ड्रग है वो है फोलकोडीन। अब देखो कोडीन के केस में क्या था भाई, एडिक्शन भी हो रहा था, यहाँ पे सेडेटिव भी है। फोलकोडीन के केस में क्या है भाई, ना ही एडिक्शन कॉज कर रही है और ना ही ये पेन किलर है, लेकिन कोडीन थी, और ना ही सेडेटिव है, क्लियर, ना ही पेन किलर है, ना एडिक्शन कॉज कर रही है, ना ही सेडेटिव है। इफिकेसी की अगर हम बात करें तो नियरली जो इफिकेसी कोडीन की वही इफिकेसी आपकी है फोलकोडीन की। हमारे पास ड्रग है वो है नॉस्कैपिन। अब नॉस्कैपिन का केस क्या है, आल्सो ओपियम एल्कोलाइट बिलोंग टू बेंजाइल आइसोक्विनोलोन ग्रुप। जो बेसिक न्यूक्लियस है इसका है बेंजाइल आइसोक्विनोलोन ग्रुप, ठीक है। दिस इज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, आपकी बॉडी को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। एक्शन लाइक कोडीन, ठीक है। आपका फोलकोडीन का भी एक्शन नियरली कोडीन की तरह था, नॉस्कैपिन का भी नियरली आपका कोडीन की तरह था, लेकिन एडिशनल एक्टिविटीज में क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, नॉन कॉन्स्टिपेशन। जो आपका कोडीन के केस में क्या था, सबसे बड़ी दिक्कत थी कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन ना ही इससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, ना ही एडिक्शन जैसी समस्याएं होती हैं। हायर डोज कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो गया मतलब अस्थमा रिस्पिरेटरी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी, सीवियरिटी बढ़ जाएगी। अब बात करें भाई लिकोराइस, मोलैठी का नाम सुना होगा आपने। लिकोराइस का बोटेनिकल नेम होता है ग्लिसरीजा ग्लैब्रा, ठीक है। इसके अंदर एक फाइटोकेमिकल होता है ग्लिसरीजिन। दिस इज ग्लिसरीजिन इज ए मेजर फाइटोकेमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीटसिव एक्टिविटी, क्लियर। अब जो ग्लिसरीजिन होता है वो किससे मिमिक करता है, आपका एड्रिनल स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड जो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा सिमिलर है, मिमिक करता है, इसकी वजह से इसको एंटीटसिव की कैटेगरी में रख दिया। लेकिन लिकोराइस आपका एक्सपेक्टोरेंट भी है और एंटीटसिव भी है, दोनों एक्टिविटी है। लेकिन अब देखो क्या है, एज अमूमन आपने सुना होगा भाई मुलैठी है, खा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप लिकोराइस का बहुत लंबे टाइम तक सेवन करते हो, प्रोलॉन्ग करते हो हाई डोज में, तो आपकी बॉडी में सोडियम रिटेंशन होने लगता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब भी हमारी बॉडी में सोडियम एंड वाटर रिटेंशन बढ़ता है तो क्या होता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो बीपी है वो हमारा राइज होने लगता है। तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मुलैठी के केस में। नेक्स्ट हमारी है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के केस में क्या है, इट इज डी आइसोमर, मतलब डेक्स्ट्रो डी आइसोमर ऑफ कोडीन, कोडीन का ही आइसोमर है ये। नो एनाल्जेसिक, नो सेडेटिव, ठीक है, सेडेटिव भी नहीं, एनाल्जेसिक नहीं, लेकिन मोस्टली यूज्ड इन पीडियाट्रिक केस, ठीक है। छोटे बच्चों की जो प्रिपरेशंस हैं उसमें हम मोस्टली डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन को यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में एक छोटा सा फीडबैक डाल दीजिए, जिससे हम अपने कंटेंट को और थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए। थैंक यू।